तो हम लोगों को जब 2006 में घटनाक्रम नेपाल के अंदर हुआ तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि जिस मार्क्स लेनिन को हम लोग पढ़ते आए हैं, जिस अंबेडकर साहब को हम पढ़ते आए हैं और उनके आदर्शों और मिशन को लेकर के जब हमारे नेपाल के साथियों ने, नेपाल की जनता ने एक बहुत बड़ी लड़ाई हिंदू राष्ट्र को खत्म करने के लिए, राजशाही को खत्म करने के लिए लड़ा है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और जिसको हम बयान नहीं कर सकते। जिस जमाने में ये ऐलान कर दिया गया था कि दुनिया से कम्युनिज्म खत्म हो गया है और उस बयान के बाद में अगर हमारे पड़ोस के हमारे भाई लड़ करके एक बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं तो उसको हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, हम लोगों के बीच में इस तरह का समाचार मिलता था जो अच्छा लगता नहीं था, लेकिन हमारे अच्छा लगने से नहीं लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि वे घटनाएं क्यों हो रही हैं और हम सब जानते हैं कि भारत में होने वाली घटना का सीधा असर नेपाल में पड़ता है और नेपाल में होने वाली घटना का असर भारत में पड़ता है। कोई देश छोटा बड़ा होने की बात नहीं है। सवाल यह है कि हम दोनों एक ही कस्टम कल्चर के लोग हैं, तो हमारी बड़ी जिज्ञासा हुई और मैं अभी 71 ईयर ओल्ड हूं। मैं कई साल पहले मैं प्रोग्राम सोचता था कि नेपाल जाके लोगों से रूबरू बात करें, न सिर्फ एकेडमिशियन से बल्कि आम लोगों से बात करें, दलितों से बात करें, नॉन दलितों से बात करें, किसानों से बात करें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमने सतनाम मूवमेंट का शोध किया था 98 में, तो वो चीज हासिल हुआ जो हम जानते नहीं थे। हम लोग गुरु घासीदास कोई ऐसा एक मैथोलॉजी है और उसके बारे में लोग पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं उसको, लेकिन जब उसके अंदर गए तो एक मूवमेंट का पता चला, एक ऐसी विचारधारा का पता चला जो समता के साथ है, जो मनुष्यता के लिए लड़ रहा है। तो साथियों, हमने ये कार्यक्रम बनाया नेपाल स्टडी टूर और जाति उन्मूलन आंदोलन से हमारे जुड़े साथी हम लोग तय किए कि हम नेपाल इस साल जाएंगे और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ के जो साथी हैं उनसे बात हुई और ये कार्यक्रम बना। खैर, मैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर के इसलिए बोल रहा हूं कि हम यहां आपको अपनी कोई बात कैंपेन करने हम नहीं आए हैं। हम हमारे मन में जो सवाल है, जो सवाल हमें भारत में भी सामना करना पड़ रहा है, नेपाल में भी हम देख समझ रहे हैं, दलित मुद्दा खासकर, उसमें मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि दलितों का प्रश्न जो है वो उनका सिर्फ सामाजिक समस्या है, जाति समस्या है, और इसीलिए एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट भारत में भी हुआ, बहुजन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, उनको हमने, मैं खुद उसका एक मेंबर था, उससे जुड़ाव था मेरा, मैं खुद लेफ्ट पार्टी का मेंबर था, उससे जुड़ाव था मेरा। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में अंबेडकर साहब को भी पढ़ा, मार्क्स को भी पढ़ा, लेनिन को भी पढ़ा। सभी पढ़ने के बाद मैं फील्ड का आदमी, मैं दलित समुदाय से आता हूं, मैं गांव के किसान का पुत्र हूं। मैं अपने जीवन में देखा और उस देखने सुनने के बाद में मैंने रास्ता अपनाया। तो आज की तारीख में जब हम नेपाल में ये चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा के बाद में जो हम एक किताब लिखेंगे, जो रिपोर्ट हम बनाएंगे, उनमें उन सब बातों का समावेश होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग कोई आपके सामने कोई बिल्कुल ठोस विकल्प रख देंगे। कोई ठोस विकल्प ना मैं ना आप ना कोई दे सकता। वो परिस्थितियों का आकलन जो उस दरमियान हम भोग रहे हैं, देख रहे हैं, उसका वैज्ञानिक ढंग से आकलन जो है कैसे किया जाए, ये एक रणनीति होता है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने जो बीमारी खोज लिया है, मैंने जो दवाई बना ली फाइनल है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। उसी तरह से समाज शास्त्री, राजनीतिक शास्त्री जो अध्ययन शोध होता है, उसमें तमाम तरह के पूर्व के, वर्तमान के और सभी तरह के जो भविष्य के जो चीजों को संभाला जाता है, लिखा जाता है। तो साथियों, हम आज जो नेपाल के अंदर में देख रहे हैं, वही स्थिति भारत में भी है। यहां भी हमने, अभी तो 2 दिन हुआ है आए,
हालांकि मैं नेपाल बहुत पहले एक बार आया था, लगभग 30-35 साल पहले, जब बाउंड्री लेवल का मामला था नवगढ़ में और सिद्धार्थ नगर जिला बाद में बना था। तो वहां से मैंने, उस जमाने में वो टेम्पू चलता, वो छोटी बस चलता था, तो वहां मैंने, जब मैं आया हूं तो मैं चलूं कपिल वस्तु, तो वो समय कपिल वस्तु में गया था जो हम जब कपिल वस्तु गए थे तो वो अलग कपिल वस्तु, मुझे बाद में कि कपिल वस्तु 2 जगह पे बना हुआ है, बाद में वहां की गाइड ने बहुत सारी बात बताया, फिर अलग चीज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय हम आज भारत और नेपाल के बीच में दलितों की मुद्दा को बात करते हैं, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, अभी मैं कोई फाइनल वो नहीं कह रहा हूं, हमारे बीच बहुत तरह के भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि साम्राज्यवाद के दलाल जो संगठन है, चाहे वो एनजीओ ग्रुप में काम करते हो, चाहे वो उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ये कोशिश कर रहा है, वो जानता है कि दलित वो कम्युनिटी है जो कम्युनिटी सबसे पहले आपका एक प्रकार से वो पैदाइशी क्रांतिकारी, उसका कैरेक्टर ही है, क्योंकि उस दुनिया में तो कुछ है नहीं है, उसको तो दुनिया में तो पैदा होते ही उसको जानवर समझा जाता है। और अगर इस कम्युनिटी को, इस फोर्स को अगर सही की जानकारी हो जाए कि देश में हम किस तरह से समता को स्थापित कर सकते हैं, समाजवादी जो ढांचा है, लोगों के समान रोजी रोजगार को, उनके सम्मान को कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसलिए इस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करना बहुत जरूरी है। और बाकी लोगों का तो जो उनको डिस्टर्ब करना कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जातिवाद नहीं मानते कि फला दलित है और नाम दलित कोई अगर घर में पैदा हुआ है तो हमारा दुश्मन है, हम ये नहीं मानते। अगर ऐसा मानते तो फिर राहुल संकीर्तन साहब क्या थे? ऐसे कई हजारों विद्वान हुए हैं जो उन घरों में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका सारा मिशन, उनका सारा सोच विचार जो है वो उत्पीड़ित जनता के साथ रहा है और आज हमारी भांति है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में चाहे वो दलित हो या ना हो, पढ़ने लिखने वाला जो एकेडमिशियन है, उनके सामने हमारा सवाल है। क्या सवाल है कि साहब ये बताइए कि पॉलिटिकल और सोशल या इकोनॉमिकल, क्या इसको अलग अलग बांट के आप कोई राज्य व्यवस्था कायम कर सकते हैं? कि मैं एक ऐसा राज्य व्यवस्था बनाना चाहता हूं जिसमें कोई राजनीति नहीं होगा, कोई सामाजिक बात नहीं होगा, कोई आर्थिक बात नहीं होगा। भाई इन टोटल हमारा जो दलित मुद्दा है और बाकी वर्किंग क्लास के साथ मुद्दा है, जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि नारी का अलग मूवमेंट चलना चाहिए, दलितों का अलग चलना चाहिए, थर्ड जेंडर का अलग चलना चाहिए। ये अलग अलग क्या है? ये अलग अलग करने का वही आदेश कर दी है कि इनको बांटो। अगर नहीं बांटोगे तो आप नहीं जीत पाओगे इनसे। ये जहां एक हो गए तो उनका मौत खड़ा हो गया। इसीलिए साथियों, हम ये जो नसाद का प्रोग्राम है, नेपाल स्टडी टूर का, वो ये जानना है कि आपके नेपाल की क्या अनुभव है। आपने जो संघर्ष किया, जो आपने जनयुद्ध लड़ा, उस जनयुद्ध के बाद में जो सरकारें बनी, जो संविधान हुआ, उसकी क्या शिकायतें हैं और कौन उसको क्यों नहीं मान रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? फला आदमी नहीं मान रहा है या ठेका आदमी मान रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं मान रहा है? उसके पीछे का जो ऑपरेशन करना हमारा काम है। उस ऑपरेशन को हम नहीं जानेंगे तो खाली हम गाली देते रहेंगे कि फला ने ऐसा किया, ढेका ने ऐसा किया, फला नेता ऐसा, फला पार्टी ऐसा है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जो मेजॉरिटी जो वहां पर का जो कैडर है, उसको मैं कभी गाली नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं उनको कि वो आदमी अपने जिंदगी में उस मिशन के लिए काम किया है जिस मिशन को अंबेडकर साहब शुरू किए थे। उस मिशन को लेकर के मैं उसको कभी प्रकार से उनको नहीं कहता कि ये बेईमान है उस मिशन के लिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि उस मिशन के तथाकथित सो कॉल्ड ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, वो उसको कैसे मिसगाइड करता है और वो मिसगाइड करता है तो उसको ठीक करने का जो काम है उसको हमें ही करना पड़ेगा। हम ये अगर सोचेंगे कि फला नेता वो लिखेगा पढ़ेगा, फला नेता जो है बुद्धिजीवी है, लेखक है, कवि है, वो समझेगा जानेगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होगी साथियों। हमको ढूंढना पड़ेगा सवालों का जवाब।
और सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जानना है, लोगों से मिलना है, जुलना है। पोथी पुराण पढ़ करके हम आप जो है वो नहीं जान सकते। जितना हम जो आज घूम रहे हैं, अभी हम 2 दिन हुए, कल हम कपिलवस्तु गए थे और आपका बैटल जो प्लेस है, ये जो जीतगढ़ी गए थे। समझिए अगर हम लोग वहां पर जा करके जो जाने हैं तो शायद बहुत सारे किताब पढ़ के नहीं जानते, क्योंकि आप जब घूमते हैं, जानते हैं, तो आप लोगों के शब्द नहीं सुनते, आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उनकी जानकारी को आप समझते हैं कि जानकारी कहां से मिल रहा है, इसको वो क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कह रहा है। तो मेरा ये कहना साथियों कि नेपाल के अंदर जो तब्दीलियां हैं, अच्छा या बुरा है, ये कहने का प्रमाण पत्र देने में नहीं आया हूं, न मैं दे सकता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि नेपाल जो है कल्चरली हमारे बहुत नजदीक है। खासकर मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि कौन बहुत कल्चर्ड है, कौन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो हमारे अपने आप के संबंध है, वो मैं समझता हूं परिवार से भी ज्यादा अच्छा संबंध है। चाहे हमारे पास में 2 पैसा खाना खिलाने के ना हो, लेकिन हमारे पास दिल है, दिल रखते हैं। और मैं चाहूंगा साथियों कि हमारे पास जो प्रश्नावली है वो आप प्लीज अगर हमारे साथ में उसको शेयर कर देंगे अपने नंबरों को। विभिन्न संगठन के साथी यहाँ आए हुए हैं, मुझे तो मालूम नहीं है कौन क्या है, लेकिन एनी हाउ वो मालूम हो जाएगा कि हमारे अपने कौन कौन लोग हैं। हम उन प्रश्नावली को आपको भेजेंगे, क्योंकि जो हमारा शोध प्रवृत्ति है, कोई भी रिसर्च जो होता है, उस रिसर्च में क्वेश्चनर बनता है और उस क्वेश्चनर को हम जो है घूम घूम करके इकट्ठा कर रहे हैं। क्या चीज जानना है, भारत में हमने इकट्ठा किया, नेपाल में इकट्ठा कर रहे हैं, और उसका एक हम बनाएंगे सूची। उस सूची को आपको हम शेयर करेंगे, आपको हम प्रस्तुत करेंगे, और हम चाहेंगे कि एज ए रिसर्च स्कॉलर उस तरह के जवाब को आप अगर हमें देंगे तो हम भारत में और नेपाल के अंदर जो हमें उत्तर मिलेगा, चाहे 2 लाइन का मिले, चाहे 200 लाइन का मिले, उसका हम जो है हमारे जो रिसर्च ग्रुप है, जो शोध अध्ययन का हमारा जो स्टडी ग्रुप है, वो स्टडी करेगा। और स्टडी करने के बाद में जो हमें लगेगा, उसका निष्कर्ष जो निकलेगा, उस पे हम जो पाएंगे उसको हम किताब के रूप में छापेंगे, और छापने के बाद आपको भी हम शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपके एक सहयोग हो सकता है। इसीलिए साथियों कि ये कार्यक्रम खाली हम भाषण करने, सुनने या बोलने नहीं आए हैं। हम एक बहुत बड़ा सवाल को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं कि क्या भारत में, नेपाल में मनुवाद को खत्म करने का, आप यहां संविधान, एक अच्छे संविधान की बात कर रहे हैं, भारत में यह हो रहा है कि अच्छे संविधान जो बनाया है अम्बेडकर साहब ने, उसको खत्म करने का काम चल रहा है कि वो चाहते हैं कि यहां सीधे हिंदू राष्ट्र हो। हमारे अंदर तो वही सवाल है कि आपने जब हिंदू राष्ट्र बना करके रखे हुए लोगों का आपने राज शासन को, राज सत्ता खत्म कर दिया, और आपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया है, उस संविधान में ऐसा क्या है? अभी तो हम स्वीकार कर रहे हैं, कल ही हमारे कॉम्रेड तेज बहादुर बोला कि हमें संविधान का एक किताब चाहिए कि आपके उसमें क्या क्या मांगे हैं, क्या चीज जोड़ना चाहते हैं, उसको लेकर के कौन कौन संगठन है जो कहता है कि नहीं ये जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। तो हमको एक स्टडी करने में, हमको उसको प्रतिवेदन बनाने में हमें एक सहूलियत मिलेगा। और उसी प्रकार से भारत के अंदर में जो संविधान क्यों बदलना चाहता है, और देखिए संविधान बदलना तो एक टेक्निकल चीज है। बदलना का मतलब यह है भाई, अगर किसी चीज में समसामयिक कोई बात हो तो उस बात को तो बदलने का संविधान संशोधन का भी उसमें लिखा गया है कि संविधान संशोधित किया सकता है। और भारत में 100 से ज्यादा बार संविधान संशोधित हुआ है। वहां राजाओं को प्रिविलेज देने का संविधान में प्रावधान था, बाद में देश की जनता ने कहा कि नहीं अब राजाओं को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, वो खत्म कर दिया गया उस धारा को, उस प्रावधान को। तो संविधान जो है तरल होता है, नरम होता है, क्योंकि मानव जीवन का जैसे विकास होता है, जैसी आवश्यकताएं होती है, उस हिसाब से बदला जा सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल चीज है, जो बुनियाद है उस संविधान के अंदर में, समाजवादी सोच का, समानता का, भाईचारे का, बराबरी का, ये जो बुनियादी सोच है, उस सोच को नहीं बदला जा सकता। लेकिन भारत में एक ऐसा फासिस्ट सरकार है जो टोटल बुनियादी सोच बदलना चाहता है कि जो पैदा हुआ फलाना 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 फलाने लोग हैं, ये पैदा होते ही जो है वो प्रणाम किया जाएगा। कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता कहेंगे महाराज पैदा हुआ है,
अगर तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो ठाकुर साहब पैदा हुआ है या सेठ जी पैदा हुए हैं, और हमारे अपने घर में दलितों को सूत्रों घर में पैदा हुआ है तो नगरिया पैदा हुआ, नागर जोता, नाली में साफ करने वाला, पहले से आप प्रावधान कर रहे हैं, वो मनुस्मृति का लागू करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, हमारी लड़ाई नेपाल के साथियों के साथ बराबर की लड़ाई है और हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ देंगे तो बड़ी खुशी होगी। और इस क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, कल काठमांडू जा रहे हैं, चितवन जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे किताबों को तो नहीं पढ़ पाए लेकिन कुछ कुछ जानकारी हो रहा है। तो हम जितना अभी एक हफ्ते के हम इस दौरे में इकट्ठा करेंगे क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप उस क्वेश्चन को लेकर के आप जवाब दीजिए, जो भी आपका अनुभव बांटिए और उस सारे अनुभव को लेकर के हम जो एक निष्कर्ष निकाल के लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो शायद ये छोटी सी हमारी एक सेवा होगी उस दलित समुदाय के लिए। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद लखन सुबोध, अध्यक्ष जातीय उन्मूलन आन्दोलन गुरु घासीदास सेवादार संघ छत्तीसगढ भारत हुनुहुन्छ। उहाँले यस कार्यक्रममा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। वामपन्थी बुद्धिजीवी बिनबहादुर कुँवरजी उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सिट आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु।